मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, किसी का फीस लेके काम कर रहा हूं। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप अपना पीएफ, पेंशन और इंटरेस्ट ये तीनों कंपोनेंट आसानी से निकाल पाएंगे। जिस व्यक्ति का मैं काम कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये फॉर्म भर रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने में ओटीपी आपके सामने मैं ले रहा हूं। इस बीच में मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, पुरानी आईडी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट चुका हो, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है फॉर्म 1910C। ठीक है, तो मेरे को यहाँ ओटीपी मिल गया। अब मैं यहाँ ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। ये ओटीपी एंटर कर लिया मैंने। आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी बैंक आपका लगा हुआ है, अगर आपको बदलना हो मैनेज में जाके, केवाईसी में जाके बदल सकते हैं। व्यू में जाके सर्विस अपनी देख लेनी है। जैसे इस भाई साहब के 5 सर्विसेज हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा सर्विस है, सभी आईडी को ट्रांसफ़र करके लास्ट जगह पे ले आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको 1910C अप्लाई करना है। इसके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं 19 और 10C, इसके अंदर आपको जो 19 फॉर्म भरा जाएगा उसी में इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है। 19 वाले फॉर्म से ही आपको इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, 10C जो होता है, 10C में पेंशन की बात आती है। अगर पुरानी आईडी में जो पेंशन बची होगी आपकी, वो सारी पेंशन कलेक्टिवली आपको एक जगह से मिल जाएगी जब आप 10C फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, यहाँ अब हम सीधे चलते हैं फॉर्म भरने के ऊपर। ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। देखो, मैं आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस में दिखा देता हूँ कि इस भाई साहब ने ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। देखिए, सारे ट्रांसफ़र इन्होंने किए हैं, 1 2 3 4 ट्रांसफ़र किए हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद सारे पैसे एक जगह आ गया है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट गया है। उसके बाद ही ये भाई साहब अप्लाई कर रहे हैं। पहले इन्होंने कभी भी पीएफ नहीं निकाला है, मुझसे सर्विस ले रहे हैं ताकि इनका पीएफ आसानी से और सही तरीके से निकल सके। आप खुद से अगर भरना चाहें आप भर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। और अगर आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम क्लेम्स में जा रहे हैं। क्लेम्स में आपको दिखेगा 31 19 10C 10D। ठीक है, तो 19 फॉर्म आपको तभी भरना है जब आपकी एग्जिट डले हुए 60 दिन से ज़्यादा हो गया हो, नेक्स्ट किसी कंपनी में आपने ज्वाइन ना किया हो। इसको टच करते ही आपको यहाँ बैंक अकाउंट डालने के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल बैंक अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ। मैं आपको 15G फॉर्म के बारे में भी बताऊँगा। आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आपको और कोई वीडियो शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमने बैंक अकाउंट अपना वेरीफाई कर लिया, उसके बाद प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने पे आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है 1910C स्कीम सर्टिफिकेट एडवांस। ठीक है, तो हमें जो अप्लाई करना है वो 19 और 10C अप्लाई करना है। तो 19 अप्लाई करने से हमें यहाँ नीचे फॉर्म खुल के आ रहा है, कह रहा है 15G फॉर्म भरो, एड्रेस भरो, चेक लगाओ, पासबुक लगाओ, कंसेंट लगा के ओके करके आधार ओटीपी डाल दो। कहीं पे भी आपको अमाउंट डालने के लिए नहीं कह रहा। इसके लिए परेशान नहीं होना है, अमाउंट आप नहीं डालेंगे। आपका जो भी अमाउंट बन रहा होगा पीएफ का, प्लस उस महीने तक का इंटरेस्ट जितना बन रहा होगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको फॉर्म 19 के साथ आएगा। पेंशन वाले में कोई इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं होता है। 15G की बात करें तो मैंने 15G बना लिया है, और 15G में क्योंकि किसी के पर्सनल डिटेल है तो यहाँ पे जो ज़रूरी एलिमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ज़रूरी एलिमेंट है आपके लिए समझने वाला वो होता है 16, 17, 18 और यहाँ पे 19 नंबर में। ठीक है, तो आप ध्यान से इसे देख लेंगे। 16 नंबर में आपको वो भरना है जो आपका पीएफ का अमाउंट है। 17 में आपको साल भर में जो इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए ये मेंबर अनएम्प्लॉयड थे पिछले साल में, तो इनकी पीएफ के अलावा और कोई इनकम नहीं थी, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 80,000 जो पीएफ में आ रहा है वही हमने डाल दिया। ब्याज भी जोड़ना है। देखो, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, आप कम ज़्यादा, मतलब अगर मान लीजिए इनका अकाउंट जो है ना 77,000 रुपये पीएफ में है, हमने 80,000 भर दिया, 77,000 भी भरता तो कोई गलत नहीं होता। नेचर ऑफ इनकम सैलरी 192A सेक्शन होता है इनकम टैक्स का। अमाउंट यहाँ भरना है जो आपने 16 नंबर में भरा है वो यहाँ भरना है। आपको अपना साइन वाइन कर देना है। इसके बाद में आप नीचे चलेंगे, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल सी हैं, जैसे एड्रेस भरना, असेसमेंट ईयर भरना, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। मोटा मोटा जो अभी बताने का है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ।
आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर, फिर आपका ईयर एंडिंग ये भर देना है, असेसमेंट ईयर भर देना है, आपका जो लोकेशन है वो, और आपके सिग्नेचर आपको यहाँ कर देने हैं। सेकंड पेज पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक, तो अब हम अपने वापस से फॉर्म पे आ जाते हैं। 15G वाली जगह पे हमने अपना 15G फॉर्म सेलेक्ट कर दिया। एड्रेस भरने की बात आ रही है तो एड्रेस में जो भी हमारा आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। एड्रेस का कोई ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप कोई भी एड्रेस अगर डालते हैं, चाहे आधार कार्ड का डालें या कुछ भी डालो, एड्रेस भर देने के बाद हमें अपना चेक या पासबुक लगाना है, व्यू करके देख लेना है मेरे नाम की स्पेलिंग, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीन चीज़ें सही हों। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, गेट आधार ओटीपी करेंगे और ओटीपी का वेट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप ब्रांच वगैरह बदलते हैं तो आपको अपना आईएफएससी कोड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस मेंबर से पूछ लेता हूं कि इन्होंने ब्रांच चेंज तो नहीं किया था। ये हमने ओटीपी यहाँ सबमिट कर दिया है, सिंपल सा काम है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें होती हैं जो अकाउंट देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैं ये जो 1910 बता रहा हूँ, ये एक बिल्कुल सिंपल सा जो केस होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने पे हमारा ये ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा वापस से हमें फॉर्म भरने पे जाना है। हमारा 19 फॉर्म भर चुका है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए हमारा 19 फॉर्म यहाँ भर गया। अब हम यहाँ 10C फॉर्म पे वापस चलेंगे। 10C फॉर्म वापस आने पे हमें फिर से अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है। 10C के अंदर थोड़ी सी एक कमी ये रहती है कि आपको अमाउंट जो है ना पेंशन का, वो तो दिखाएगा कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 10C, ठीक है। गलती से स्कीम सर्टिफिकेट सिलेक्ट मत कर देना। स्कीम सर्टिफिकेट अगर आप सिलेक्ट कर दोगे तो ये आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना वापस से एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं आप भर सेम डे पे रहें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम डे ही पास हो जाएगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें घबराने जैसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग एक तरह से क्लेम प्रोसेस किए जाते हैं, जिसके अंदर पेंशन को लेके थोड़ी ज़्यादा छानबीन और ज़्यादा दिक्कत आती है। पीएफ को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पीएफ वाला आपका पास होने का ज़्यादा चांस है। कई तरह के टेक्निकलिटीज़ आ सकती हैं, अभी तो हम ये सिंपल सा एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको परेशानियाँ नहीं समझ आएंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे और जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि इस केस में भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यहाँ पे भी ओवरलैप का एक इशू है। हमने एड्रेस भर लिया, अपना चेकबुक पासबुक लगा ली, उसके बाद आई एग्री कर लिया, उसके बाद गेट ओटीपी कर लिया। गेट ओटीपी करके हमारा यहाँ ओटीपी सबमिट कर देना है। अब यहाँ इस पॉइंट पे ये अटक रहा है, तो अगर आपका भी फॉर्म अटकता है तो घबराने जैसा नहीं है। ये वेबसाइट इसी तरह चलती है, ज़रूरी नहीं है कि 19 के इमीडिएट नेक्स्ट मिनट में ही आपका 10C भरे तभी आपका होगा। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब जिस दिन आपने 19 भरा है उसी दिन आपका 10C भी भर जाए। ठीक है, तो यहाँ ये अटक रहा है तो क्या होगा, अभी इसमें एरर आ जाएगा। एरर आने के बाद वापस से गेट आधार ओटीपी करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कई बार कई टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस किए बिना करने से अटक सकता है। जब कोई लेमैन इस काम को करता है, जब कोई अनजान आदमी या फिर आप अपना खुद ही कर रहे हैं तो आपको इतने टेक्निकल बातों का पता नहीं होता है। आईएफएससी कोड देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आईएफएससी कोड गलत हो गया तो आपका अमाउंट तो सेटल हो जाएगा, लेकिन वो बैंक में आपके पैसे आएंगे नहीं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखकर, बारीकी से समझ के उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्म 19 और 10C भर लिया है, जिसको आप ट्रैक क्लेम स्टेटस में देख सकते हैं। ये हमने 843 और 848 में भरा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब पासबुक की वेबसाइट नहीं चल रही है। अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो इनका जो पीएफ है वो सभी आईडीज़ को मिला के 77,000 बन रहा है, और पेंशन में अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है। ये पेंशन मिला के टोटल 30,000 बन रही है। अब एग्जैक्टली 30,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ आईडीज़ में कम सर्विस है, मान लो 4 महीने 5 महीने की सर्विस है तो वो कैंसिल हो गई। ठीक है, मेन आपको इतना समझना है कि आपका पीएफ अमाउंट पूरा आना चाहिए। पीएफ अमाउंट के लिए अगर सर्विस 5 साल से कम है
और पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो 15G ज़रूर भरना है। 15G कैसे भरना है या अगली वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये पास कितने दिन में होगा? पास होने के लिए नियम ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन एग्जैक्टली 7 दिन के अंदर हो जाए। इसमें आपको 10 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। 20 दिन तक में आपका ये काम हो सकता है, आ जाएंगे। और अगर कोई रिजेक्शन आ जाए तो भी ऐसा नहीं है कि अंत हो गया। जो ऑब्जेक्शन आता है, जो रिजेक्शन आता है, उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद आप इसे दोबारा अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन टाइम ही आपका ऑप्शन मिलता है। मेजर जो इसमें मिस्टेक होती है वो ट्रांसफ़र ना करना, गलत 15G फॉर्म भरना, गलत आईएफएससी कोड भरना, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। आप इस मिस्टेक्स को ना करें। और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हमें किसी जानकार व्यक्ति से इस काम को करवाना चाहिए तो आप ये काम मुझसे भी करवा सकते हैं। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको दिखा दिया है जो काम मैं एक्चुअल में करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।